Hello students, you are watching Physics House. In this lecture, we are solving sample paper number 9 from question number 20 to 55. Question number 20. Capacitor are used in electrical circuit where appliance need more. कैपेसिटर का यूज हम इलेक्ट्रिक सर्किट में करते हैं वेयर अप्लायंस नीड मोर, वहां पे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक अप्लायंस को सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो होती है करंट की। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा करंट, ऑप्शन डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 हमने आपको बहुत बार करवा दिए। आपको याद होगा स्मॉल क्यू चार्ज को सेंटर पे रखा जाए, ये कम से कम 5 सेटों में क्वेश्चन रिपीट हुए। स्मॉल क्यू चार्ज को हमने सेंटर पर रख दिए और कैपिटल क्यू चार्ज को इक्वल लाइक चार्जेस के फॉर्म में ए और ये बी इसके फॉर्म में हमने रख दिए क्यू क्यू। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा आपको क्लियर होना चाहिए। ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका एक्स होगा, बी और सी के बीच का डिस्टेंस भी आपका एक्स होगा। इस टाइप से आपके ए और सी के बीच का डिस्टेंस आपका 2x होगा। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, कूलाम फोर्स एक बार फुल कूलाम फोर्स ए बी वाला और एक बार एक टुकड़े वाला मतलब एफ ए सी वाला या एफ बी सी वाला करिएगा। तो आपका जो आंसर आप देखेंगे स्मॉल क्यू बराबर माइनस क्यू बाई 4 रहेगा, जो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है एसी करंट आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 फ्लोज बाय सर्किट। देखिए भाई, एक सर्किट से आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको मैं कंपेयर करूंगा आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई से, तो ये फाई जो है फेज वो आ जाएगा हमारा पाई बाई 2। ठीक है, तो पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट, सर्किट में कितना पावर कंज्यूम्ड होगा। तो आपको एवरेज पावर का फॉर्मूला पता है, पी आर एम एस पी ए इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई होता है। तो फाई फेज के प्लेस में हमें वो पाई बाई 2 रखना होगा। तो पी ए वी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका वी आर एम एस, ये हो जाएगा आई आर एम एस और ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 मतलब कॉस 90, कॉस 90 मतलब कॉस 0। तो पी ए वी एवरेज पावर आपका ऑलरेडी 0 हो जाएगा, या आपका डी वाला ऑप्शन आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। करंट फॉल्स 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर। पहले का जो करंट रहा होगा 5 एम्पियर था, दूसरा जो करंट बाद में हो गया वो कितना हो गया, 0 एम्पियर हो गया इन 0.1 सेकेंड। तो पहले का जो टाइम था वो था आपका 0 सेकेंड और जो बाद का टाइम है वो आपका हो गया 0.1 सेकेंड में। ठीक है, एवरेज ईएमएफ इज 200 वोल्ट। एवरेज ईएमएफ जो है आपका ई वो है आपका 200 वोल्ट। इंड्यूस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्किट, सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए इसे ध्यान से देखिए, E इक्वल्स टू होता है हमारा माइनस डी फाई अपॉन डी टी माइनस डी अपॉन डी टी, फाई बराबर एल आई होता है। तो E इक्वल्स टू हो जाएगा एल बाहर आ जाएगा या आपका डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा, डी आई अपॉन डी टी। तो E के अपॉन में हम भेज देते हैं डी आई अपॉन डी टी, इनटू से डिवाइड में आ गया डी आई अपॉन डी टी बराबर आपका रहेगा एल माइनस अभी रहने दीजिए पड़ा। E की जो वैल्यू है आपकी आपको दिख रहा होगा 200 वोल्ट है। तो E के प्लेस पे हमने रख दिया 200 डी आई आई टू माइनस आई वन, 0 में से 5 जाएगा 0 माइनस 5 और आई टी टू माइनस टी वन 0.1 माइनस 0 बराबर आपका एल रहेगा। ध्यान दीजिएगा इसे ध्यान से। अब हमें क्या करना होगा, देखिए ये जो माइनस था ये माइनस को हम इधर से कर देंगे, तो माइनस आपका इधर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 200 के अपॉन में माइनस 5 के अपॉन में 0.1 बराबर एल। माइनस से माइनस कटेगा आपका, 5 1 जा 5 4 जा 20, ये हो जाएगा आपका। ओके, आपका 0.1 पलट के ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा L इक्वल्स टू 40 इंटू 0.1। तो L इक्वल्स हो जाएगा 40 इंटू 0.1 मतलब 1/10। तो आपका L जो होगा वो आपका होगा 4 हेनरी, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a magnet of magnetic moment M is suspended in uniform magnetic field B, the maximum value of torque टाउ बराबर होता है हमारा mb, मैग्नेटिक इसलिए mb sin थीटा होता है। मैक्सिमम थीटा 90 रखा जा सकता है, तो टाउ बराबर हो जाएगा हमारा mb sin 90 हो जाएगा 1, तो टाउ बराबर हमारा हो जाएगा mb।
तो हमारा मैक्सिमम टॉर्क जो होगा वो MB होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, गैल्वेटर ऑफ रेजिस्टेंस 25 ओम। देखो भाई, एक गैल्वेटर है, उसका रेजिस्टेंस जो है G वो है आपका 25 ओम, इज शंटेड बाय 2.5 वायर। इसको शंटेड किया गया, मतलब एक 2.5 ओम के शंट से इसको क्या किया गया, शंटेड किया गया, 2.5 ओम से इसको शंटेड किया गया। टोटल करंट आई नॉट, टोटल करंट जो है आपका आई, वो आपका आई नॉट लेना है, दैट फ्लोज थ्रू द गैल्वेटर इज गिवन बाय। देखिए आपको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला हमारा होता है S इक्वल्स टू आई जी जी के अपन में I माइनस आई जी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ओके। पर इसने बोला है हमें कि जो टोटल करंट फ्लोज बाय गैल्वेटर इज कितना है, आई नॉट है, तो आई जी की जगह हमें आई नॉट लेना पड़ेगा। देखिए S की जगह रख देते हैं हम कितना, 2.5, आई जी की जगह रखेंगे आई ओ, जी की जगह रखेंगे 25, आई की जगह आपका आई चलेगा, आई जी की जगह रहेगा आपका आई ओ। देखिएगा 2.5 को 25/10 लिखा जाएगा, बराबर हो जाएगा 25 आई नॉट के अपन में आई माइनस आई नॉट, ओके। 25 से 25 कट जाएगा, तो अब हमारा जो आंसर आएगा देखिएगा सभी, 1/10 इक्वल्स टू आई नॉट के अपन में आई माइनस आई नॉट। आपको आई अपॉन आई नॉट का रेशियो दिख रहा है हर जगह, देखिए आई माइनस आई नॉट बन जाए, आई माइनस आई नॉट हो जाएगा, और 10 का आई नॉट में 10 आई नॉट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आई बराबर 10 आई नॉट है, -1 आई नॉट इधर आके +1 आई नॉट हो गया, 10 और 1 11 आई नॉट हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा 11 आई नॉट। तो आई के अपन में आई नॉट जो होगा आपका 1/11 के करीब बन जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अ बीम ऑफ कैथोड रे इज सब्जेक्टेड टू क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड E and magnetic field B, ठीक है। The field are adjusted such that the beam is not deflected। कैथोड से एक रे को पास किया गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बिना डिफ्लेक्ट होकर निकल गई। इसका मतलब है C बराबर E अपॉन बी। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, स्पीड ऑफ लाइट या जो वेलोसिटी होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर होता है ना। स्पीड जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर होती है। ये रिलेशन अपने को मिल गया क्योंकि नॉट डिफ्लेक्टेड होकर निकला है। Specific charge of the cathode ray is given by where V is potential difference। ये आपको चार्ज की वैल्यू बताना है अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है बिटवीन कैथोड एंड एनोड, ओके। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या होता है, जरा देखिए चलिएगा। या वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क बराबर होता है एनर्जी, एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी लेना पड़ेगा मुझे, हाफ एम बी स्क्वायर। तो देखिएगा V इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q, W वन जो W बराबर हो जाएगा QV, तो W की जगह QV, इलेक्ट्रॉन के लिए E और ये आपका V आ जाएगा, हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ये V आपका पोटेंशियल है और ये V वेलोसिटी वाला भी है। हाफ एम वी स्क्वायर के साथ जो भी है वो आपका क्या है, वेलोसिटी वाला है, ओके। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ना चाहिए इससे। तो देखिए 2 इधर आ जाएगा, तो 2 EV बराबर हो जाएगा आपका कितना, mv स्क्वायर, ओके। तो V इक्वल्स टू क्या होगा आपका, V स्क्वायर यहीं पर रह जाएगा आपका, 2 EV अपने प्लेस पे, ये m इंटू से आ जाएगा डिवाइड में, ओके। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए भाई V स्क्वायर की बात आ रही, तो ये C को मैं स्पीड ऑफ लाइट C को वेलोसिटी में बदल दे रहा हूँ, है ना। तो V इक्वल्स टू E अपॉन बी होता है, सिंस V इक्वल्स टू क्या होता है आपका E अपॉन बी, तो V की जगह रख देता हूँ मैं E अपॉन बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2EV के अपॉन में m। ये हो जाएगा E का भी स्क्वायर B का भी स्क्वायर बराबर 2EV अपॉन m, हो गया 2EV अपॉन m। इसको जरा ध्यान दीजिएगा सभी। तो E अपॉन m को रख बचा लीजिए, यही चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, E अपॉन m बचेगा, E स्क्वायर के अपॉन में B स्क्वायर आपका है, 2 इंटू से आ जाएगा डिवाइड में, और EV भी आ जाएगा नीचे। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे आप, E स्क्वायर के अपॉन में 2, सॉरी ये ई तो आपका यहीं पे रह गया ना, ऊपर ऊपर आ गया, तो ई नहीं आएगा यहाँ पे। तो ई अपॉन एम बराबर ई स्क्वायर के अपॉन 2 बी स्क्वायर बी,
ई स्क्वायर के अपन 2b² बी, आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 12। देखिए भाई एक स्क्वायर है ये, मान लीजिए कि एक स्क्वायर ये बना है फिगर में, फिर भी बना देखो, इस स्क्वायर पे आपके 4 चार्जेस रखे, यहाँ पे रखा है प्लस क्यू, यहाँ पर भी रखा है आपका प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये भी है माइनस क्यू, और इसकी साइड है 2l, 2l, ये भी 2l, ये भी 2l और ये भी 2l। तो आपको पॉइंट ए पर, ये दिख रहा होगा आपको पॉइंट ए, ये देखिए फिगर में पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। तो देखो एस, देखो इसको नाम दे दो पी, इसको नाम दे दीजिए, सॉरी पी इसको दे दीजिए क्यू, इसको दे दीजिए आर, और ये दे दीजिए एस। ठीक है, देखिए अब हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा, हमें पॉइंट ए पे पोटेंशियल पता करना है। तो पी वाला तो ओ से मिल रही है, ए से मिल रहा है, क्यू वाला भी ए से मिल रहा है, आर वाले को भी हम मिला देते ए से, और एस वाले को भी हम मिला देते ए से। तो पाइथागोरस थ्योरम से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए जरा ध्यान से, ये साइड 2l थी, कितनी साइड 2l, 2l का ये वाला हिस्सा l हो जाएगा, और ये 2l, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वाला हिस्सा जो आपका होगा अप्रोक्सीमेटली √5l आना चाहिए मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये जो आएगा आपका ये √5l आएगा, तो ये भी √5l होगा। बस कर दीजिए भाई सबको सॉल्व। V बराबर वी ए पर पोटेंशियल बराबर P के कारण पोटेंशियल प्लस Q के कारण पोटेंशियल प्लस R के कारण पोटेंशियल प्लस S के कारण पोटेंशियल। वी ए बराबर देखिए K होगा आपका, निकाल लीजिए K को बाहर, P के लिए हो जाएगा प्लस Q अपॉन डिस्टेंस, आपको दिख रहा होगा डिस्टेंस आपको मिड है इसलिए लेना पड़ेगा L, ये देखिए ये भी L और ये वाला हिस्सा भी L, तो आपको लेना पड़ेगा L, K रहेगा Q के लिए भी Q L, R के लिए क्या होगा, R के लिए K रहेगा माइनस Q, L की जगह पे √5l लेना पड़ेगा प्लस K, फिर से देखिए माइनस Q है, इसके लिए भी डिस्टेंस आपको √5l ही लेना पड़ेगा ए तक की। ठीक है, तो V पोटेंशियल एट ए बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन एल, ये भी हो जाएगा के क्यू अपॉन एल, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा के क्यू के अपन में √5l, प्लस माइनस माइनस के क्यू के अपन में √5l। बस बीच में से देख लीजिए आंसर कौन सा मैच हो रहा है। के तो आप जानते हैं, के 1/4 इसने के है ना, तो V बराबर देखिए के मतलब 1/4 बाहर आ जाएगा, Q भी बाहर आ जाएगा और L भी बाहर आ जाएगा। अब देखिएगा क्या अवस्था है अंदर, अंदर बचेगा हमारा 1/l प्लस 1/l माइनस 1/√5l माइनस 1/√5l। तो 1 और 1 2, और ये भी -1 -1 -2 हो जाएगा। V बराबर हो जाएगा 1/4πε0l 2/l माइनस 2 के अपॉन में √5l, ये 2 निकल जाएगा बाहर आपका, तो V बराबर हो जाएगा 2 के अपॉन में 4πε0l 2q, अंदर बचेगा 1/l माइनस 1/√5l, L को भी शायद बाहर निकाल लेना चाहिए, तो V बराबर हो जाएगा 2q के अपन में 4πε0, सॉरी L को बाहर निकाल लेते हैं अब हम, L बाहर आ गया आपका ये, और 1 भी बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, तो L बाहर आ गया, अब क्या बचेगा आपका 1 माइनस 1/√5, तो ऑप्शन डी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्फीयर है उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, चार्ज बाय 10 माइक्रोकूलम, इस पे 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, चार्ज है मतलब इससे पॉजिटिव चार्ज है। अनदर अनचार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज अलाउड, एक और दूसरा स्फीयर है जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर, 10 की जगह कितना है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको अलाउड किया गया टू टच इट, इसको टच करने के लिए इसको अलाउ किया गया, और फिर आफ्टर सम टाइम आफ्टर दैट द स्फीयर्स आर सेपरेटेड, आफ्टर कुछ समय बाद दोनों स्फीयर को सेपरेट कर दिए। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर्स इन द रेशो, सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशो क्या होगा, तो आपको पता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है आपका क्यू अपॉन ए होता है। तो चार्जों का रेशो क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्जेस, चार्जों का रेशो क्या होगा, तो आपको पता होगा इस पे पहले डबल चार्ज थे,
और फिर जब इसमें बटेगा तो इसका चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा, टू क्यू जो होगा वो आपका आधा बढ़ जाएगा, यहाँ पर भी क्यू और यहाँ पर भी क्यू। तो पहले के चार्ज और बाद के चार्ज का रेशो बता दीजिए भाई। पहले का चार्ज Q1 और बाद का चार्ज मान लो Q2। Q1 अपॉन Q2 देख लीजिए, 2Q अपॉन Q, 2:1 यहीं से दिख गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर हैज 500 प्राइमरी टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल 500 एंड सेकेंडरी 10। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स NS जो है वो कितना है 10 है। इफ द सेकेंडरी कॉइल हैज रजिस्टिव लोड ऑफ 15 ओम, सेकेंडरी कॉइल का जो रेजिस्टेंस है मान के चलो 15 ओम दिया है, देन करंट इन प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल कितना कितना होगा। करंट इन प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल कितना कितना होने वाला है हमको बताना है। मतलब हमें IP प्राइमरी में करंट और IS सेकेंडरी में करंट इनमें से बताना है कि क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको पूरा करने के लिए जरूरत ही नहीं है, आप इसको ट्रिक से करें। वाइन की ट्रिक तो आपको पता है, V अपॉन V, I अपॉन I, N अपॉन N और E अपॉन E आपका रहेगा प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी और ये सेकेंडरी प्राइमरी। तो एक प्रकार से मुझे IS और IP पता करना है। देखो चार ऑप्शन को देख लो ना, देखो NP और NS को काट रहे हो आप, NP और किसको काट रहे हो NS को, तो NP कितना है आपका 500 और NS कितना है आपका 10, 50 रेशो बना रहा है, कितना रहा है 50 रेशो बना। अब IS और IP को देख लो, IS अपॉन IP अब भी पता चल जाएगा, आपको पूरा फुल करने की जरूरत नहीं है। IS IP, तो IS IP देख लीजिए, ये रखूंगा मैं IS की जगह जो वाला करंट, और IP की जगह रखूंगा तो 3.2 से 3.2 कट जाएगा, 1 रेशो होना जाएगा, ये तो होना नहीं है। बी वाला देखिए IS 0.16 है तो 0.16 और IP प्राइमरी का करंट जो है वो 3.2, 10 कर कितना -3, देखते 16 और ये 32, इसका एक जीरो ऊपर इसके डबल जीरो नीचे और 10 की पावर -3 ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर +3, जीरो जीरो कट गया, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 2 कम 2 2, देखो 50:1 यहाँ पर भी आ गया। तो हम ये वाले करंट को चूज करेंगे, इसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी करके देख सकते थे क्योंकि दोनों करंट गायब थे ना। चलिए 30 वाला क्वेश्चन, अ वायर लूप इज रोटेड, a while loop is rotated in magnetic field, frequency of change of direction of the induced EMF is। एक वायर का लूप मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस EMF, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी इंड्यूस EMF के लिए, है ना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF के लिए। तो आपको पता होगा कि अगर कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, कोई लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ट्वाइस हो जाती है, कितनी हो जाती है आपकी ट्वाइस बन जाती है, ट्वाइस पर रेवोल्यूशन, मतलब जितना एक राउंड लग रहा है उसकी जगह पे आप 2 राउंड लग जाएंगे उतने समय में, तो ट्वाइस होती है, आपको क्लियर होना चाहिए। अगला आएगा था आपको पिछले 2 सेटों में आए हैं क्वेश्चन, ये लगातार सेटों में नहीं पर 2 सेटों में क्वेश्चन आ चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन भी सेट में आ चुका है, आपको पता होगा ये मैंने करवा चुका हूँ आपको। magnetic meridian of a certain place, horizontal component of earth magnetic field, horizontal component of earth magnetic field मतलब BH 0.26 G दिया है और एंगल ऑफ डिप कितना है 60, तो ये हो जाएगा 60। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये आपको करवा दिया गया था, बी पता करना आपको। तो BH बराबर आपको पता है, BH बराबर होता है B cos थीटा, तो BH आपका हो जाएगा 0.26, B आपका रहेगा cos 60, 0.26 सेम टू सेम क्वेश्चन आपको कराया, cos 60 1/2, तो इधर आ जाएगा 26 दूनी 52, गॉस 0.52 गॉस, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। गॉस को टेस्ला में बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिया कुछ पार्ट गॉस में दिया और आंसर भी गॉस में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 32 कनेक्शन टूट गया था थोड़ा सा नेटवर्किंग प्रॉब्लम के कारण, इसलिए इसका फिर एक सेकंड पार्ट बना रहे हम। आई स्क्वायर लूप ऑफ वायर ईच ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर। देखिए भाई, एक स्क्वायर लूप वायर है जिसमें हर साइड 50 सेंटीमीटर है, is kept so that its plane makes angle of theta with uniform magnetic field of 1 टेस्ला। देखिए भाई, ये जो आपका जो स्क्वायर का जो वायर है, स्क्वायर का जो लूप है, वो मैग्नेटिक के फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ? वो थीटा एंगल बना रहा है एक प्रकार से, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 1 टेस्ला का है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड इट इज विड्रॉ 0.1 सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड 0.1 सेकेंड के लिए देखा जा रहा है। it is formed that the induced EMF across the loop is 125 millivolt then थीटा कितना होगा? इंड्यूस ईएमएफ ई बराबर होता है, आपको याद होगा, इंड्यूस ईएमएफ ई बराबर होता है आपका डी फाई अपॉन डी टी। क्या होता है? डी फाई अपॉन डी टी फैराडे का दूसरा नियम से। अगर मैं डी से डी की बैलेंसिंग हटा दूं तो ई बराबर हो जाएगा फाई अपॉन टी, और फाई बराबर होता है बी ए, पर एन टर्न्स के लिए एन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन बी ए, ठीक है। तो देखिएगा अब ये आपका रहेगा एन जो है आपका कितने टन से, टन्स के बारे में बात ही नहीं हो रही, तो एन की जगह 1 रख देना। बी मैग्नेटिक फील्ड आपका 1 है, 1 टेस्ला का है, ठीक है। और एरिया जो है साइड है 50, तो एरिया हो जाएगा आपका साइड इंटू साइड, मतलब 50 इंटू 50, और नीचे सेंटीमीटर है तो 100 और नीचे टाइम, टाइम कितना हो रहा है आपका? टाइम देखिए, टाइम है आपका 0.1 सेकेंड में टाइम हो जाएगा 0.1। और इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है कितनी? 125 मिली वोल्ट। तो 125 मिली मतलब 10 कर कितना? -3। और आपको पता होगा बी डॉट ए, डॉट हटेगा तो बी ए कॉस थीटा लग जाएगा, तो ये हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा अपॉन टी। एन बी ए कॉस थीटा अपॉन कितना? टी होगा आपका। इन सबको जब ये कॉस थीटा रहेगा, कॉस थीटा को हमें, कॉस थीटा जो रहेगा हमें उसे, देखिए क्योंकि वो कॉइल आपकी एक एंगल से रखी हुई है, कैसे रखी गई? एक एंगल के साथ रखी गई है, तो 90 डिग्री के साथ एक एंगल से रखी गई है कॉइल को, तो इसलिए थीटा की जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ओके, मुझे कॉस 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। कॉस 90 माइनस थीटा मतलब होता है साइन थीटा। तो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो सबको सॉल्व करोगे तो आपका साइन थीटा जो रहेगा वो आपका अप्रोक्सीमेट आएगा 1/√2। और साइन थीटा आप करिएगा इसको सॉल्व, 1/√2 जो होता है वो होता है साइन 45 की वैल्यू। साइन साइन कटेगा, थीटा इक्वल्स हो जाएगा 45 डिग्री, आपका होगा 45 डिग्री। मैंने इसे डायरेक्ट सॉल्व किया, आप इसे फुल ढंग से सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज। मोबिलिटी इंक्रीज कैसे होगी? विथ इंक्रीज ऑफ एवरेज कोलिजन टाइम, मतलब रिलेक्शन पीरियड के साथ। इंक्रीज विद द मास ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर के मास के साथ। डिक्रीज इन द चार्ज ऑफ द मोबाइल, मोबाइल कैरियर नहीं है, कैरिंग चार्ज है वो। और इंक्रीज विद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंक्रीज होगी। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला जो आपको पता है, पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो इंक्रीज हो नहीं सकता, क्योंकि म्यू बराबर होता है वी डी अपॉन ई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली है। इसलिए आपका जो आंसर आना चाहिए ये तो नहीं है। वी डी बराबर होता है माइनस ई अपॉन एम टाउ। देखिए भाई, म्यू भी डायरेक्टली है और टाउ भी डायरेक्टली है, और टाउ मतलब सबसे पहले नंबर पे एवरेज कोलिजन टाइम, मतलब रेजिस्टेंस पीरियड, इसका ए आएगा आपका 33 का। अब हम आते हैं 34 पे। 34 है इफ द पोटेंशियल ऑफ अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी 8 पिकोफैराड। देखिए भाई, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 8 पिकोफैराड, कैपेसिटेंस है 8 पिकोफैराड, पिको मतलब 10 का -12 फैराड। इंक्रीज 10 वोल्ट से 20 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट से 20 वोल्ट हो गया। देन इंक्रीज एनर्जी विल बी, तो बढ़ी हुई एनर्जी क्या होगी? कितने? 10 वोल्ट से इंक्रीज हो गया कितने तक? 20 वोल्ट तक इंक्रीज हो गया, तो उसकी एनर्जी, इंक्रीज एनर्जी क्या हुई होगी? अपने को चीज देखना है, देख लेते। एनर्जी जो होता है हाफ सी वी स्क्वायर होता है। एनर्जी क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी, यहाँ पे 2 वी है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो हाफ सी, सी हो जाएगा 8 इंटू 10 के और -12। V2 V1 100 में से 20 जाएगा, 10 में से 20 जाएगा तो 10 ही आएगा, 10 का स्क्वायर। 20 में से 10 जाए या 10 में से 20 जाए, -10 आए या +10 आए, स्क्वायर तो 10 का ही होगा ना, और 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो 1/2 इंटू 8 इंटू 10 के पावर कितना? -8।
12 और 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। तो एक हम लोग सोचो 8। इसका आंसर जो आएगा आप देख पा रहे होंगे 4 इंटू 10 कर -12 और +2 -12 और +2 कितना होगा आपका -10 जूल। 4 इंटू 10 करिए 10 है -10 जूल है ये आपको दिख रहा होगा -6 पर -10 जूल है और आपका आंसर बी आएगा। मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे छापने में, बाकी आपका बी वाला ऑप्शन आने वाला है। 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जगह लगने वाली है, समय भी ज्यादा लगेगा। चलिए 35 वाला तो बाद में करेंगे। 36 देखिए। 36 वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि एन इंडक्टर ऑफ एल, एल जो है आपका 9.5 मिली हेनरी, मिली मतलब 10 कर -300 50 मत लिखिए। वोल्टेज एम्पलीट्यूड इज 45, जो वोल्टेज एम्पलीट्यूड है वो कितना है 45 वोल्ट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स कितनी होनी चाहिए, करंट का एम्पलीट्यूड 3.90 एम्पियर है। करंट का एम्पियर आई हो जाएगा 3.9 एम्पियर। तो अपने को क्या पता करना है, अपने को फ्रीक्वेंसी पता करना है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होगा कि फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी। तो V बराबर आपको पता है, V बराबर ओके नियम से आई आर होता है, क्योंकि L सर्किट दिया इसलिए V बराबर आई एक्सएल होगा। V बराबर कितना होगा आपका आई एक्सएल, ओके। तो V बराबर देखिए, V बराबर आई एक्सएल, एक्सएल बराबर होता है L ओमेगा, और आई एल ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर कितना होता है 2 पाई एफ। तो F को फ्री कर लो भाई, V के अपन में भेज दो, V के अपन में हो जाएगा L 2 पाई आई। चलिए रख दीजिए इसको, V होगा आपका 45, L हो जाएगा आपका 9.5 इंटू 10 की पावर -3, 2 रहेगा, पाई की जगह 3.14, और आई करेंट जो होगा आपका 3.9। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 193 हर्ट्ज के करीबन आएगा, 192.8 के करीबन जाएगा, या 0.193 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट जाएगा। तो अलग ही दिख रहा है ना 193, तो 193 वाला आएगा, या एफ बराबर लिखना तो लिख दो 193, इसके अपन में आ जाएगा 1000 इंटू 10 की पावर 3, 193 हर्ट जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर मैं फुल कैलकुलेशन करूंगा तो इसमें वीडियो बहुत ही बड़ा बनेगा, और अभी तो 2 वीडियो हो गए अभी, इसको अपलोड करने में फिर उतना समय लगता है कंप्रेस और अपलोड में। नेक्स्ट 37 वाला प्रश्न आप देख रहे होंगे। एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको मिल गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बराबर हो जाएगा 400, एक सेंटी का अपॉन में 100, दूसरे सेंटी का अपॉन में 100, और मीटर मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। चलिए ये आ गया आपका। हैविंग 30 टन्स, तो नंबर ऑफ टन्स कितने उसमें 30 है। मेकिंग 180 रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब इसमें एक देखिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट, ये एफ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो एक मिनट मतलब 60 सेकंड, तो एफ बराबर हो जाएगा 1800 अपॉन 60, है ना। अपने को नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, रिवोल्यूशन पर सेकंड क्योंकि 30, तो एफ इक्वल्स हो जाएगा 30 रिवोल्यूशन पर सेकंड। ये आपका आ गया। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड बी जो है 1 टेस्ला का है। तो आपको इंड्यूस ईएमएफ बताना, तो आपको इंड्यूस ईएमएफ बराबर पता होगा आपको एन बी ए ओमेगा होता है। क्या होता है आपका एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा। तो एन बी ए ओमेगा आप रखिएगा 30 टन से, एन की जगह आ जाएगा 30, बी 1 टेस्ला, ए आपको मिल चुका है, कितना मिल गया आपको 400 के अपॉन में 100 इंटू 100, और ओमेगा, ओमेगा कितना है आपका, ओमेगा है आपका 2 पाई एफ से कंपेयर करना पड़ेगा ओमेगा को, 2 पाई एफ, पाई एफ। इनको सबको सॉल्व करेगा, एफ ही आ चुका है आपका 30, इनको सबको सॉल्व करेगा तो ई इक्वल्स टू जो आएगा आपका 226 वोल्ट करीबन आपको बनना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 38 है आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ये डाई मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया गया है, तो आउट ऑफ सिलेबस है, गलती से आया यहाँ पे। 39 देखिए, ये 39 वाला क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवा चुका हूँ, एक सेट में आ चुका है कि एलसी ऑसिलेटर है, उसमें जो मैक्सिमम चार्ज क्यू था, उस
की एनर्जी को इंडक्टर में भेज दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रेशियो होगा, तो आपको में चार्ज का क्या रेशियो होगा, एनर्जी में चार्ज का रेशियो Q/√2। आपको याद होगा पिछले ही सेट में क्वेश्चन था, सेम टू सेम क्वेश्चन पिछले सेट में था और इसका आंसर Q√2 आ रहा था जो ऑप्शन नंबर सी में मैच हो रहा था। यहाँ पे ऑप्शन ए में आ गया। क्वेश्चन नंबर 40, वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर हैज रेजिस्टेंस 4 ओम। वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, ठीक है। एंड लेंथ 1 मीटर, इसकी लेंथ जो है 1 मीटर है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। इसको कनेक्ट किया गया एक सेल से जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 1 ओम है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, तो देखिए भाई करंट बाय सेल I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R होता है, तो आप जानते ही है। तो E की जगह रखेंगे 2, R प्लस R, कैपिटल R 4 और स्मॉल r 1, तो 2/5। तो I जो होगा आपका I वो होगा आपका 0.4 एम्पियर आपको बनना चाहिए। V इक्वल्स टू IR होता है, V इक्वल्स टू IR होता है, आपको बनना चाहिए। तो V इक्वल्स टू I कितना है आपका 0.4 और R कितना है, देखिए R आपका 4 है, 4 4 16 मतलब 1.6 वोल्ट होना चाहिए। अब आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट बताना है, तो आपको पता होगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो V बराबर होता है KL। तो K बताना है, K बराबर होगा V अपॉन L। तो V है आपका 0.4 और L कितना है आपका L1, मतलब 0.41 या 0.4 आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। सॉरी आप लिखने में गड़बड़ी हुई, V की वैल्यू देखिए 1.6 थी, V की वैल्यू 1.6 तो आ जाएगा 1.6/1, तो ये आपका 1.6 आएगा। ये मैंने 37 वाले क्वेश्चन पे गलती से लगा दिया मार्क, इसका 1.6 मतलब ये आएगा 40 का 1। क्वेश्चन नंबर 41, a hot electric iron has resistance 80 ohm। रेजिस्टेंस कितना है आपका 80 ohm है। एंड इज यूज्ड ऑन 220 वोल्ट सोर्स, उसको 220 वोल्ट के सोर्स पे यूज किया गया। इलेक्ट्रिक एनर्जी स्पेंड इफ इट इज यूज 2 आवर। टाइम कितना, 2 घंटे के लिए अगर ये यूज किया जाए तो कितना एनर्जी स्पेंड होगी। तो एनर्जी इक्वल्स होता है पावर इनटू टाइम। अब पावर का एक रूप देखिए V और R के रूप में, आपको पता होगा P बराबर होता है V² अपॉन R। P बराबर V² अपॉन R इंटू टी हो जाएगा। देखिए V कितना है आपका 220, 220 इंटू 220, R हो जाएगा 80 और T हो जाएगा 2, 2 1 जा 2 40 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 2 जा 2 2 जा 2 11 जा 2 1 जा 2 11 जा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एनर्जी E इक्वल, इसमें रखने में थोड़ी वैल्यू गड़बड़ी हुई है। देखिए आमतौर पे पोटेंशियल 220 ले जाता है, इसलिए मैंने 220 रख दिया है, जबकि इसमें दिया है 200। तो देखिएगा ध्यान दीजिए इसे, V², तो V² कितना होगा आपका V², देखिए बोर्ड भी हैंग हो रहा है, देखिए देखिएगा सभी E इक्वल्स टू, डिजिटल बोर्ड यहाँ से गायब हो गया, थोड़ी देर रुक जाइए। देखिए सभी बोर्ड रिटर्न हो चुका है। देखिए तो E इक्वल्स टू V कितना है आपका 200 वोल्ट, तो 200 इंटू 200 हो जाएगा, R हो जाएगा आपका 80 और टाइम हो जाएगा आपका 2 आवर। ठीक, 2 1 जा 2 40 जा, इससे कट गया 4 1 जा और 4 5 जा, तो E बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 00, 1000 वॉट, पावर का वॉट और टाइम का आवर WH, जो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, a point charge of 10 microcoulomb at distance of 5 cm directly above the center of square of side 10 cm as shown in figure। देखो फिगर में आपको दिख रहा होगा 10 सेंटीमीटर की साइड का एक स्क्वायर है, उसके 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक चार्ज 10 माइक्रोकूलम का है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द स्क्वायर, स्क्वायर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, स्क्वायर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो स्क्वायर में आपको पता होगा, तो देखिए आपको यहाँ पे हिंट भी दी गई है कि थिंक, समझिए कि स्क्वायर इज वन फेस ऑफ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है, इससे मान लीजिए कि वो कह रहा है कि समझ लीजिए कि ये क्यूब की एक साइड है। क्यूब की एक साइड के लिए जो फ्लक्स होता है 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, आपको बनना चाहिए
Q जो है आपका 10 माइक्रोकुलम, तो 10 माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6, 6 रहेगा। एप्सिलॉन आपका होगा 8.85 इंटू 10 कर कितना -12 होगा। इन्हें जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर है वो आएगा सी नंबर का 5 बराबर हो जाएगा 1.88 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, गैल्वेनोमीटर हैविंग 30 डिवीजन, गैल्वेनोमीटर में 30 डिवीजन है, हैज करंट सेंसिटिविटी ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, मतलब एक एक डिवीजन जो है उसकी रीडिंग 20 माइक्रो एम्पियर के बराबर है। इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, जो रेजिस्टेंस दिया गया है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वो कितना है 25 ओम दिया गया। कन हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू एमीटर मेजरिंग रेंज अप टू 1 एम्पियर, इसको 1 एम्पियर से ज्यादा का करंट नापने के लिए आप कन्वर्ट करने के लिए कितने ओम का शंट लगाना पसंद करेंगे। आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे जो IG होगा IG तो आपका N इंटू के मतलब ये होगा 20 माइक्रो एम्पियर पर ये, और इसमें 30 डिवीजन है, N 30 है। ये के फिगर ऑफ मेरिट दिया गया, मतलब एक डिवीजन की रीडिंग, और ये इसमें 30 डिवीजन है। आप लोग को प्रैक्टिकल में भी है IG बराबर N इंटू के होता है। के फिगर ऑफ मेरिट, नंबर ऑफ ये करेंट पर डिवीजन, और N नंबर ये नंबर ऑफ टर्न्स, तो 30 600 हो जाएगा। 600 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 600 को मैं 600 क्योंकि माइक्रो लिए है इसलिए माइक्रो एम्पियर लिखूंगा। तब आगे बढ़ते हैं। एस बराबर आपको पता है एस बराबर होता है IG के अपन में I माइनस IG, तो एस IG जो होगा हमारा कितना है IG है 600, जी कितना है 25, आई कितना है आपका 1 एम्पियर से ज्यादा चाहिए, हाँ तो 1 लेना पड़ेगा मैक्सिमम। और IG आपका देखे आपने अभी IG जो है वो 600 माइक्रो एम्पियर है। माइक्रो मतलब 10 की पावर कितना -6 ऊपर भी चल रहा है और 10 का -6 नीचे भी चल रहा है। ये आप सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.015 ओम। ऑप्शन नंबर सी है। मैंने आपको रीडिंग में चेंज नहीं मुझे लग रहा है क्वेश्चन करवाए हो, देखिएगा इसे ध्यान से। एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री, सबको पता है एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 90 डिग्री पोल्स पर होती है, और अगर एंगल ऑफ डिप 0 है तो वो इक्वेटर पे होगा, सबको पता है। देखिए अब हमारे एडजस्टन रीजन बेस्ड क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। 45 का एडजस्टन, 45 का रीजन, और ये उसका आंसर देखिए। एडजस्टन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्फेरिकल चार्ज शेल, स्फेरिकल चार्ज शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस मतलब कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा हो जाती है, बिल्कुल होती है, सही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्फेरिकल चार्ज शेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा कंटिन्यूअस होती है सरफेस ऑफ चार्ज शेल के लिए, ये भी सही है। पर देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग बिहेवियर दिखा दिया जा रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बिहेवियर अलग, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए पर्सनली बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की पर्सनली बात हो रही है, और रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पर्सनली बात हो रही है, मतलब दोनों सही तो है और दोनों का एक दूसरे से कोई लेन देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आएगा। 46वां 46 वाला देखिए। 46 एजर्शन, 46 रीजन और 46 का आंसर। तो एजर्शन देखिए 46 का जो एजर्शन है आपका वो दिया गया है एजर्शन 46, a compost needle when placed in magnetic north of the earth rotates in vertical direction। कंपोस्ट नीडल को हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ पे इस तरह से रखा जाता है कि अर्थ वर्टिकल रोटेशन में रोटेट होते दिखे, गलत है। अर्थ हमेशा साउथ पोल की तरफ रोटेट होती दिखती है, या फिर नॉर्थ दिखा रहा है, गलत है आपका। अगला है जब एजर्शन ही गलत है तो एजर्शन गलत और रीजन सही, ये आपका ऑप्शन दिया जाएगा। 47 वाला देखिए। 47, अरे यार 47 जो है आपका वो देखिएगा सभी 47 एजर्शन रीजन और ये आपका आंसर। तो 47 देखिए 47 है an induced current has a direction such that the magnetic field due to the current opposes the change in the magnetic flux।
दैट इंड्यूस द करंट। तो ये जो 47 का एजर्शन बिल्कुल सही है, रीजन देखिए। एबो स्टेटमेंट मतलब ऊपर दिया स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए दिया गया, बिल्कुल सही दिया गया। तो यहाँ पे रीजन ज्यादा असरदार है एजर्शन के लिए, तो इसका ऑप्शन ए दिया जाएगा। 48 वाला, 48 का एजर्शन, रीजन और ये आंसर देखिए। 48 का एजर्शन, अल्टरनेटिंग करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ, ईएमएफ है वोल्टेज वही है, पाई बाय 2 व्हेन फ्लोज बाय इंडक्टर, इंडक्टर से जब ये बहता है अल्टरनेटिंग करंट तो ये पाई बाय 2 फेज या ईएमएफ पीछे होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, इंडक्टर से पाई बाय 2 फेज पीछे होता है ना, ईएमएफ बोलते हैं वोल्टेज बोलते हैं वही है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज विद फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही है। एक्सएल बराबर एल ओमेगा, तो एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एल एफ, बिल्कुल बढ़ेगा। पर यहाँ पे दोनों का कोई लेन देन नहीं है, ये एक सेट में और हो चुका बात, अगर आपको याद होगी तो। सही है, पर एडजस्टेंट रीजन का कोई लेन देना नहीं है। यहाँ पे करंट का लीग और लैग की बात हो रही है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ रिएक्टेंस का रिलेशन दिख रहे हैं। तो ये बी ऑप्शन आएगा, सही तो दोनों है पर दोनों एक दूसरे से कुछ मिलते जुलते नहीं। क्वेश्चन नंबर 49, ड्यूट्रॉन, देखो ड्यूट्रॉन मतलब 2H, मतलब हाइड्रोजन का डबल ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया इफ F1 एंड F2 P forces acting on them and A1 A2 be their acceleration respectively, then A1 बराबर A2, दोनों के एक्सेलरेशन आपस में बराबर होंगे। ड्यूट्रॉन मतलब आपको पता होगा, ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन से 4 गुना होता है, प्रोटॉन से, और ड्यूट्रॉन आपको पता है हाइड्रोजन का डबल है। तो इसका एक्सेलरेशन, उसको कहने का मतलब कि एक्सेलरेशन दोनों के आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल दोनों के एक्सेलरेशन आपस में बराबर होंगे। नंबर 2, फोर्सेस विल बी सेम ऑन द सेम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कहाँ से सेम हो जाएंगे, F बराबर होता है QVB, न्यूट्रॉन अलग रहेगा और प्रोटॉन पे चार्ज कुछ और रहेगा, न्यूट्रॉन पे अलग रहेगा, सॉरी अल्फा पार्टिकल पे अलग रहेगा, इसलिए फोर्स सेम नहीं होंगी। तो एडजस्टेंस सही और रीजन गलत, इसका ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 50 जो हम देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 50, डाइलेक्ट्रिक polarization is the phenomena in which atomic dipole are aligned। आपको पता चाहिए एटॉमिक डायपोल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के रिस्पेक्टिवली अलाइन रहते हैं, ये आपको करवाया भी गया था क्लास में, बुकलेट में भी क्वेश्चन था ये। 51, each of 2 point charges are doubled, यदि 2 पॉइंट चार्जों को डबल कर दे एंड डिस्टेंस इज हाफ, डिस्टेंस हाफ कर दे, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिकम्स n टाइम्स, वेयर n क्या है। देखिए F इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, Q1 Q2 अपन होता है R स्क्वायर। अब वो क्या बोल रहा है, ईच ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस डबल, मतलब Q1 बराबर 2Q1 और Q2 बराबर 2Q2 कर दिया जाए, तो उनके बीच में डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, R को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए। तो नया वाला फोर्स क्या होगा, तो F डैश बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन, आपका जैसे का वैसा रहेगा, Q1 की जगह 2Q1, Q2 की जगह 2Q2 और डिस्टेंस हो जाएगा हाफ R का स्क्वायर। तो एवरेज बराबर 2 2 4 और 4 2 2 4 4 सामने आ जाएगा, 1/4 आपका रहेगा, ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये 4 प्लट के ऊपर 2 का स्क्वायर, 4 प्लट के ऊपर जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा भाई ये। तो एफ डैश बराबर हो जाएगा 16, और जो ये वैल्यू दी गई आपकी पुराने वाले एफ की, नया फोर्स एन टाइम्स हो रहा है ना, तो एन की जगह कितना आएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 जो है, क्वेश्चन नंबर 52, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस से तो आपको पता होना चाहिए, आर बराबर होता है वी अपॉन आई, वी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू आई, डब्ल्यू होता है वर्क m1 L2 T - 2, चार्ज होता है 80 और करंट होता है, मिला दीजिए, m1 L2 T -2 है, 1 ऊपर जाके -1, ये हो जाएगा -3, A1 A1 A2 A2 ऊपर जाके हो जाएगा A-2, m1 L2 T - 3 -2, m1 L2 T - 3
और A-2, ऑप्शन डी आएगा इसका। 53 देखिए, इफ 1 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर देन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 2 वोल्ट अप्लाइड एंड द रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो भाई, करंट जो है आई वो है 1 माइक्रो एम्पियर, मतलब 1 इंटू 10 का कितना, -6 एम्पियर। तो पोटेंशियल होगा 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना होगा, आर बराबर होगा वी अपॉन आई, तो और आई होगा आपका 1 इंटू 10 का कितना, -6, 2 इंटू -6 ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा। 54 वाला देखिए 54, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन, स्पेसिफिक वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किन किन पर डिपेंड करता है। ठीक है, वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, आपको चीज बताना है, जरा ध्यान दीजिएगा सभी से। वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, और मटेरियल नाम का ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, बाकी कुछ है नहीं, जिसका नन ऑफ दिस आएगा। और लास्ट, द स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट कैसा होना चाहिए, v डायरेक्टली इक्वल टू आई, तो v और आई कैसा ग्राफ होगा आपको पता है, स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट स्ट्रेट देन कर्व होगा नहीं, कर्व होगा नहीं, स्ट्रेट लाइन, ये होगा सी, सी वाला ऑप्शन। यहाँ पे आपका पेपर पूरे फुल ढंग से समाप्त होता है। ठीक है, आप इसे अच्छे से देखिएगा।